अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट नूर फ़ातिमा ऑन पॉडकास्ट विद नूर फ़ातिमा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बहुत कॉमनली देखा जाता है लेकिन उसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती और इस बारे में तो बिल्कुल बात नहीं की जाती कि घर वाले उस वक्त किस तरह से मरीज़ को हैंडल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फालिज के ऊपर। हर घर में कोई ना कोई हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का मरीज़ होता है और अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को फालिज का अटैक हो जाता है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे, इसको किस तरह से रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर जाना है, किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम हाइपरटेंशन या किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ माहिर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आकिब ज़िया। सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम थैंक अस्सलाम। यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, आपने वक्त निकाला, बड़ी मेहरबानी आपका आप। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। आज आपसे जानेंगे हम इस बारे में कि फालिज के बारे में। एक जब भी बात होती है तो सारे कहते हैं ओहो बड़ा मुश्किल वक्त ऐसे गुजर रहा है, कैसे? सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, मरीज को कैसे मैनेज करना है और उसके घर वालों ने किस तरह से मैनेज करनी है चीज़ें, इस बारे में बात नहीं की जाती। सबसे पहले थोड़ा सा आप बता दें कि फालिज के बारे में, कि फालिज क्या है, किस तरह से होता है। जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने इसको चूज़ किया है और मैं समझता हूँ कि मेन जो अवेयरनेस के टॉपिक है ना, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त फ़ालिज को भी आना चाहिए। बिल्कुल। फ़ालिज की बेशतर इकसाम्स हैं, जिसमें पहली जो है वो इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेज स्ट्रोक। ठीक है। 85% जो फ़ालिज है, उसमें इस्केमिक स्ट्रोक जो है, वो देखा जाता है। हम्म। इस्केमिक स्ट्रोक से मुराद कि दिमाग की जो शरेयानें हैं, उसमें से क्लॉट आ जाना। ठीक है। उसमें ब्लड का जो है फ़्लो है, उसकी रुकावट आ जानी, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाना। और जो जो दूसरा हमारे पास हेमरेज स्ट्रोक है, जो भी सेकंड कॉमन है, उसमें ये होता है कि दिमाग की शरेयानों का फट जाना। किसी एक शरेयान की वजह से शरेयान फट जाना और ब्लीड हो जाना पूरे ब्रेन में। ब्रेन में। तो इसमें जो देखा जाता है, मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है कि जी वो मेल में ज़्यादा कॉमन है कि फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। बट इवेंचुअली ऐसा हुआ है कि चूँकि हमारा लाइफ़स्टाइल डिफरेंट हुआ है और मर्द और ख़वातीन का जो लाइफ़स्टाइल है, जब वो इक्वली बैलेंस हो गया है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स दोनों के सेम हो गए हैं। तो उस वजह से देखा जाता है अब इक्वली कॉमन है, मर्द और ख़वातीन में बराबर ही है इनकी रेशो। हुँ। ठीक है। अच्छा, अब फ़ालिज का एक पेशेंट है, उसको सबसे पहले तो एक दुनिया बदल गई ना सबके लिए कि एक चलता-फिरता इंसान है, उसका या कोई एक लिम्ब, कोई बाजू या उसकी टाँग या कोई एक साइड है, जो वो अब मूव नहीं कर पा रहा है। उसके बाद उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है उसकी, उसको घर वालों को कैसे मैनेज करना चाहिए? इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने पूछी। देखिए जी, हमें कैसे पता लगेगा कि मरीज़ जो है ये फ़ालिज में मुब्तला हो गया है? एक निमोनिक पूरे वर्ल्ड वाइडली यूज़ किया जाता है, जिसको हम फ़ास्ट कहते हैं, FAST, व्हिच स्टैंड्स फॉर F फॉर फेस, A आर्म, S स्पीच एंड T टाइम। इसमें हम मैनेज करते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेशेंट का अचानक से फेस का एक तरफ को मुड़ जाना और आर्म या लेग किसी भी हिस्से का उसमें पावर ना आना, उससे नहीं उठाई जाती आर्म। इसी तरह स्पीच, इसी तरह टाइम, अचानक से उनकी आवाज़ जो है वो उसका जो है वो ना बोल सकना सही तरह, ज़ुबान का मुड़ जाना, ये शिनाख्त करता है, ये अलामत है फ़ालिज की। हुँ। ठीक है। और इसमें एक जो मोस्ट कॉमन है वो देखी जाती है, हम बताते भी होते हैं कि मरीज़ को जब भी आप देखें कोई ऐसी अलामत आई है, तो विदिन 3 आवर्स आप उसको किसी भी करीबी हॉस्पिटल सेटिंग्स में, इमरजेंसी सेटिंग्स में लाज़मी तौर पे ले जाएँ। ठीक है। घरेलू टोटके या घरेलू बातें या ख़ानदानी दोस्तों की बातें बाद में सुनें, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप 3 घंटे के अंदर-अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल सेटिंग्स में पहुँचा देते हैं, तो आप काफ़ी हद तक 80 टू 90% तक रिकवर कर सकते हैं। बट सही। अगर ऐसा नहीं कर पाते, हुँ। तो फ़ालिज जो है वो मज़ीद से मज़ीद ख़तरनाक से ख़तरनाक होता रहता है और और पूरी उतने ज़िंदगी ही की इसकी रिकवरी के लायबिलिटी। चांसेस कम से कम होते रहते हैं। ठीक हो गया। अब फ़ालिज के बाद ऐसी कौन-सी रिहैबिलिटेशन और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आप बताएँ कि इनको लेकर आगे चलना चाहिए और किस लेवल पर आके फ़ौरन फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए? यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है, फ़ालिज हो गया, उसके बाद 1-1 2-2 महीने छोड़ दिया। मरीज़ को देखा नहीं कि अभी अच्छा अभी तो दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों के साथ इनका इलाज हो रहा है। लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी कितना अर्लियर स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि वो जल्दी रिकवरी की तरफ लेकर जा सकती है? देखिए जी, इसमें 2 सूरतें हैं कि इनिशियली तौर पे हमें शिनाख्त हो जाए कि फ़ालिज कौन-सी तरह का है, कौन से टाइप का है। उसके लिए हम ब्रेन सीटी करवाते हैं, जिसमें एग्ज़ामिन हो जाता है कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट वो डैमेज हुआ है और उसके बाद उसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस डिफरेंट तौर पे की जाती हैं। जैसे कि रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज़ किया जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाती है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री में पहले कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट का प्लान जो है वो आगे फ़र्दर बनाया जाता है। इनिशियल तौर पे जैसे पहले मैंने बात की, अगर विदिन 3 आवर्स पेशेंट को हॉस्पिटल सेटिंग्स में ले आते हैं,
तो अगर जैसे कि अगर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ तो क्लॉट बन गया तो उसमें क्लॉट ब्रेस्टर्स दिए जाते हैं, तो कोई ऐसी मेडिकेशन दी जाती हैं, एस्प्रिन दी जाती हैं कि ब्लड को जिससे थिन क्लॉट किया जाए, रिमूव हो जाए। क्लॉट रिमूव हो जाए। हुँ। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं होता, ब्रेन काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है, तो उसमें फिर रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन वैसे इनिशियली फेज़ में भी आती है, उसमें आके पेशेंट जो है जल्दी रिकवर कर जाता है। बट अगर ऐसा नहीं होता, क्लॉट जो है वो काफ़ी देर तक उसमें शरेआन में रहता है और पेशेंट एज सच जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, हॉस्पिटल सेटिंग्स में लेट लेकर आते हैं, उसमें फिर देखा जाता है कि फर्दर जो है वो इसमें या इवन अगर कुछ कोई सर्जरी पॉसिबल है, पेशेंट की एज अगेन डिपेंड करती है, एज मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किस फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए प्लान लेके चल रहे हैं। बट अगेन जहाँ तक बात आती है रिहेबिलिटेशन की, तो उसमें हम फिर रिहेबिलिटेशन जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट जो है वो रिकवर अपनी हो लाइफ सकता है। रिकवर कर सकता है, इंडिपेंडेंट जो है अपने वो डेली एक्टिविटीज़ कर सकता है। हुँ। स्ट्रेस का इसमें कितना क्योंकि एक स्ट्रेस लेवल मुझे लगता है और ज़्यादा एक स्ट्रेस की वज़ह से आपको स्ट्रोक ऑलरेडी हुआ। जब आप एक आपका लाइफ़स्टाइल पूरा अल्टर हो गया, उसके बाद स्ट्रेस और ज़्यादा हो गया, तो उसको किस तरह से पेशेंट के साथ किस तरह से मैनेज करना होता है? देखिए जी, जैसे अक्सर इस तरह के सवाल के साथ एक और सवाल भी जोड़ा जाता है कि जी एक बार फालिज हो गया, तो दूसरी बार चांसेस कितने ज़्यादा हैं दोबारा फालिज होने के? तो वो यही रिस्क फैक्टर जिनकी आपने बात की, कि सपोज़ एक बार फालिज हो गया है, अब पेशेंट लाइक उसके अटेंडेंट जो है उसके साथ उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे, पेशेंट वैसे ही फिज़िकली स्ट्रेस में है, मेंटली स्ट्रेस ले रहा है ऊपर, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को दोबारा खतरा होता है। विदिन 3 मंथ्स एक बार फालिज होने के बाद, नेक्स्ट विदिन 3 मंथ्स दोबारा से ये एक एक और अटैक हो सकता अटैक है। हो सकता है, अगर वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, प्रॉपर असेसमेंट नहीं करवाते, प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन नहीं ले पाते, प्रॉपर जो है फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन नहीं स्टार्ट कर पाते।